नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। साथियों, डिस्कस करेंगे हम लोग आज की क्लास में टॉप 10 कलाकार से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो कला विषय से, तो आपके लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी गगनेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी यामिनी राय एंड लास्ट ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा। तो पूछ रहा है इसमें कि अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यामिनी राय। अगर बात करते हैं अमृता शेरगिल के बारे में, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो इनका जन्म 30 जनवरी 1913 30 जनवरी 1913 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। अमृता शेरगिल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 30 जनवरी 1913 ईस्वी को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। अगर बात करते हैं अमृता शेरगिल ने कहाँ से कला की शिक्षा पाई थी, तो इन्होंने कला की शिक्षा कहाँ से पाई थी? पेरिस में। अमृता शेरगिल ने कला की शिक्षा कहाँ से पाई थी? तो वह पेरिस में। अगर बात करती हैं पेरिस में किसके निर्देशन में तथा किस संस्थान से अमृता ने कला शिक्षा ग्रहण की थी? तो ये लूसिया साइमोन के निर्देशन में इकोल द बुआज आर्ट से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। अगर बात करते हैं अमृता शेरगिल के बारे में और कुछ, तो अमृता शेरगिल भारत कब आई थी? पहली बार भारत कब आई थी? तो ध्यान से समझिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि अमृता शेरगिल पहली बार भारत कब आती हैं? तो जनवरी 1921 में, या पहली बार भारत आती हैं कब? जनवरी 1921 में पहली बार या भारत आती हैं। अमृता शेरगिल दोबारा भारत कब आई? तो जून 1924 में। जून 1924 में यह दूसरी बार भारत आई थी। अगर बात करते हैं अमृता शेरगिल तीसरी बार भारत कब लौटती हैं? तो 1934 में। 1934 में यह तीसरी बार भारत लौटती हैं। अगर बात किया जाए अमृता शेरगिल पहली बार भारत कब आती हैं? जनवरी 1921 में। दूसरी बार कब आती हैं? जून 1924 में। तीसरी बार कब आती हैं? 1934 में। अगर बात करते हैं अमृता शेरगिल भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम कहाँ से मिली थी इनको? तो अजंता और एलोरा के चित्रों से इन्होंने भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम प्राप्त की थी। और अजंता भित्ति चित्रों के अलावा कौन सी ऐसी पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैली है जिसका प्रभाव अमृता शेरगिल के चित्रों पर दिखाई देता है? तो वह कांगड़ा लघुचित्र शैली। कौन सा है? कांगड़ा लघुचित्र शैली। अमृता शेरगिल की माँ थी हंगेरियन। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भाव की झलक अधिक दिखाई देती है? तो वह है विषाद। अगर बात करते हैं अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? तो वह कौन है? यामिनी राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यामिनी राय, ऑप्शन सी यामिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के प्रथम रचनात्मक कलाकार थे? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी गगनेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी रामकिंकर बैज एंड लास्ट ऑप्शन डी विकास भट्टाचार्य। तो आधुनिक भारत के प्रथम रचनात्मक कलाकार कौन थे? वह थे रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। अगर बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था, इनके जन्म की बात करते हैं तो 7 मई 1861 में इनका जन्म हुआ था। 7 मई 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता के जोरासांको में इनका जन्म हुआ था।
अगर बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर किसके संतान थे, तो देवेंद्रनाथ ठाकुर और शारदा देवी की ये संतान थे। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर किसके संतान थे, तो ये देवेंद्रनाथ ठाकुर और शारदा देवी के। रविन्द्रनाथ टैगोर किस रूप में प्रसिद्ध थे, तो विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार एवं दार्शनिक के रूप में ये प्रसिद्ध थे। रविन्द्रनाथ टैगोर किस रूप में प्रसिद्ध थे, तो विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार एवं दार्शनिक के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। अगर बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, तो वह एकमात्र कवि जिनकी दो रचनाएं दो देशों, भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला राष्ट्रगान बना था, वह किसकी है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की। अगर बात किया जाए एक कवि चित्रकार जिनकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में है। आधुनिक शैली इनकी क्या थी, रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्रों की शैली कैसी थी, आधुनिक शैली थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं, तो आधुनिक विमूर्त शैली के हैं। अगर बात करते हैं प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 17वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया था, तो इन्होंने चित्रकारी अपनाई थी। इन रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रकार का माध्यम क्या था, स्याही हो गया, रंगीन पेंसिल, फूलों की पंखुड़ियों से प्राप्त रंग, ड्राई पॉइंट, पेस्टल, एचिंग तथा जल रंग से इन्होंने चित्रकारी का कार्य किया। इन्होंने लगभग 2500 चित्र बनाए थे। अगर बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने विचित्रा क्लब की स्थापना कब की थी, तो 1915 में की थी। कहाँ की थी, तो जोरो शांको में। अगर बात करते हैं शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब की थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे 1919 में किया था। शांति निकेतन कहाँ स्थित है, तो यह वीरभूमि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर बात करते हैं इनका प्रमुख चित्र, जैसे लॉफिंग फेस हो गया, लॉफिंग फेस इनका एक प्रमुख चित्र है। अगर बात करते हैं राजहंस हो गया, पक्षी हो गया, मशीन मैन हो गया, सफ़ेद धागे, चिड़िया, ट्रीज, मेल हेड हो गया, ये सब क्या हैं, इनके एक प्रसिद्ध चित्र के रूप में जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, अंकुरण नामक चित्र किसने बनाया था? ऑप्शन ए शुजा, रजा, अवनी बाबू एंड नंदलाल बोस। तो अंकुरण नामक चित्र किसने बनाया था, तो यह रजा ने बनाया था। इनका पूरा नाम क्या है, सैयद हैदर रजा। अगर बात करते हैं सैयद हैदर रजा के बारे में, तो इनका जन्म कब हुआ था, 22 फरवरी 1922 में। 22 फरवरी 1922 में इनका जन्म हुआ था। किसका, सैयद हैदर रजा का। सैयद हैदर रजा का जन्म कब हुआ था, 22 फरवरी 1922 में। कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बवरिया नामक गांव में। कहाँ, मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। 22 फरवरी 1922 में मध्य प्रदेश में। जिला कौन सा है, मंडला, और गांव कौन सा है, बवरिया। अगर बात करते हैं रजा के बारे में, तो रजा अंकुरण नामक चित्र बनाया था सैयद हैदर रजा ने। इन्होंने फ्रांस का प्रिक्स डे ला क्रिटिक पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थे सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा के बारे में जितनी बात किया जाए कम है। जैसे सैयद हैदर रजा कैसे थे, दृश्य चित्रकारी करते थे। ज़मीन मोंजिला किस रूप में प्रसिद्ध थी, मूर्तिकार के रूप में, जिन्होंने इनसे शादी की थी। रजा का विवाह किससे हुआ था, तो जानिन मोंजिला से। जानिन मोंजिला कौन थी, रजा की छात्र थी, जो प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं। कैसी थी, मूर्तिकार के रूप में यह जानी जाती हैं। अगर बात किया जाए राजा के बिंदु प्रतीक क्या हैं, अद्वितीय ऊर्जा के हैं। अगर बात करते हैं राजा के बिंदु प्रतीक कौन से हैं, तो अद्वितीय ऊर्जा हैं। अगर बात करते हैं राजा के कौन से चित्र भारत के विभाजन व मुंबई के दंगों में मुसलमानों के उत्पीड़न के दौरान प्रकट होने वाले उनके दुख तथा पीड़ा को दर्शाते हैं, तो सिटी स्केप था। और कौन था, तथा बारामूला इन रूइंस। प्रसिद्ध चित्र जैसे हो गया इनका सैयद हैदर रजा का ब्लैक सन, जिसमें ये किस माध्यम में बनाया था, कागज़ और गुआचे से। तो इनके बारे में राजा को पद्मश्री कब मिला था, तो 1981 ईस्वी में। पद्म भूषण कब मिला था, तो 2007 में। सैयद हैदर राजा को पद्मश्री 1981 ईस्वी में मिला था, पद्म भूषण 2007 में मिला था।
और 2013 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण कब मिला था? 2013 में। सौराष्ट्र इनकी एक प्रसिद्ध पेंटिंग है, किसकी? सैयद हैदर रजा की। रजा की बात करते हैं तो राजस्थान चित्र श्रृंखला इन्होंने बनाई थी। कब बनाई थी? 1973 ईस्वी में। किस पे बनाई थी? तो कैनवास पर एक्रिलिक माध्यम से राजा ने राजस्थान चित्र श्रृंखला बनाई थी। वर्ष 2001 का तनाव कैनवास पर एक्रिलिक चित्र किसका है? तो सैयद हैदर रजा का है। सैयद हैदर रजा की बात करते हैं इनके बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट, तो जैसा इनका प्रसिद्ध चित्र है संसार, जो 1984 में इन्होंने बनाया था। शायरी ग्राफ हो गया, सैयद हैदर रजा का एक प्रसिद्ध चित्र है शायरी ग्राफ। चौपाटी हो गया, राजस्थान चित्र श्रृंखला, इनकी प्रसिद्ध चित्र श्रृंखलाओं में राजस्थान चित्र श्रृंखला है। जैसे आज हो गया, कश्मीर की एक गली, पतझड़, झेलम, प्रकृति, ये सब क्या हैं? सैयद हैदर रजा के प्रसिद्ध चित्र के रूप में जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पैग का वह कलाकार जो आजीवन कुंवारा रहा। इसमें पूछ रहा है पैग यानी प्रगतिशील कलाकार संघ का वह कौन सा कलाकार है जो आजीवन क्या था? कुंवारा रहा। ऑप्शन ए रजा, ऑप्शन बी आरा, ऑप्शन सी प्रदोष दास गुप्ता एंड लास्ट ऑप्शन डी राम किंकर बैज। तो वह कौन है? आरा। अगर बात करते हैं इनका पूरा नाम कृष्ण हौला जी आरा। ये क्या थे? आजीवन कुंवारा थे। कृष्ण हौला जी आरा आजीवन कुंवारे थे। अगर बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1914 में। कृष्ण हौला जी आरा का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1914 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? भोलाराम सिकंदरा में। के.एच. आरा, कृष्ण हौला जी आरा का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1914 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो बोलाराम सिकंदरा में। अगर बात किया जाए आरा के बारे में, आरा की प्रथम कला प्रदर्शनी 1942 ईस्वी में कहाँ लगी थी? तो चेतना रेस्टोरेंट मुंबई में। आरा की प्रथम कला प्रदर्शनी 1942 में लगी थी। कहाँ लगी थी? तो चेतना रेस्टोरेंट मुंबई में। सांवली नग्न स्त्री 1965 में इन्होंने बनाया था। किस में बनाया था? तो कागज़ पर गुआस। चित्र किसका है? तो आरा का है। सांवली नग्न स्त्री कब बनाया था? 1965 ईस्वी में। किस पे बनाया था? तो कागज़ पर गुआस। चित्र किसका है? आरा का। अगर बात करते हैं आरा के बारे में तो 1944 ईस्वी में आरा को उनके किस जल रंग चित्र के लिए गवर्नर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो मराठा बैटल के लिए। किसके लिए? मराठा बैटल के लिए। आरा पैग में किस पद पर नियुक्त हुए थे? तो जनसंपर्क अधिकारी थे। कृष्ण हौला जी आरा पैग ग्रुप में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य किए थे। आरा आजीवन कुंवारे थे। इनकी दत्तक पुत्री का नाम क्या था? रुखसाना पठान। आरा की दत्तक पुत्री का नाम था रुखसाना पठान। अगर बात करते हैं आरा के कुछ प्रमुख चित्र, जैसे मछली इन्होंने तैल माध्यम से बनाया था कृष्ण हौला जी आरा ने। हरा सेब हो गया, लाल मेज, चीनी बर्तन, उन्मुक्त घोड़े की सरपट दौड़, जो एक इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उन्मुक्त घोड़े की सरपट दौड़, मेले से वापसी तथा लकड़हारे, यह सब क्या था? इम्पॉर्टेंट था चित्र जो आरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? किसके बराबर? पिकासो के बराबर। ऑप्शन ए है यामिनी राय, ऑप्शन बी है मकबूल फ़िदा हुसैन, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर एंड लास्ट ऑप्शन डी अवनी बाबू। तो वह कौन सा कलाकार है जो पिकासो के बराबर माना जाता है? वह कौन है? मकबूल फ़िदा हुसैन। अगर ऑप्शन में मकबूल फ़िदा हुसैन ना होते तो इसका राइट आंसर क्या होता है? यामिनी राय, क्योंकि यामिनी राय को भी भारत का पिकासो कहा जाता है, लेकिन मकबूल फ़िदा हुसैन ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माने गए। अगर बात करते हैं मकबूल फ़िदा हुसैन के बारे में तो इनका जन्म कब हुआ था? 17 सितंबर 1915 में। मकबूल फ़िदा हुसैन का जन्म कब हुआ था? 17 सितंबर 1915 में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले के पंढरपुर नामक गांव में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के किस ज़िले में? सोलापुर ज़िले में। किस गांव में? तो पंढरपुर नामक एक गांव था जहां पर 17 सितंबर 1915 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अगर बात करते हैं मकबूल फ़िदा हुसैन, यह इनको शॉर्ट फॉर्म में MF हुसैन के नाम से जाना जाता है, यानी मकबूल फ़िदा हुसैन। प्रसिद्ध चित्र जैसा इनका था नीली रात, जो इन्होंने 1959 ईस्वी में बनाया था।
किसने? मकबूल फ़िदा हुसैन ने। इनका एक प्रसिद्ध चित्र है ज़मीन। ज़मीन है जो 548.5 गुणे 91.5 सेंटीमीटर पर इन्होंने बनाया था चित्र, मकबूल फ़िदा हुसैन ने। किसका चित्र है? ज़मीन का। मैसूर व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्हें डॉक्टर की मानव उपाधि से नवाजित किया गया था। अगर बात करते हैं मकबूल फ़िदा हुसैन को उनकी किस कृति के लिए ललित कला एकेडमी नई दिल्ली का प्रथम पुरस्कार मिला था? तो ज़मीन के लिए। इसी ज़मीन चित्र श्रृंखला के लिए इनको 1900 कुछ ऐसे था 58 वगैरह, तो इसमें इनको ललित कला एकेडमी का प्रथम पुरस्कार दिया गया था। अगर बात करते हैं मकबूल फ़िदा हुसैन अपने घोड़ा चित्रों के लिए जाने जाते हैं। मकबूल फ़िदा हुसैन अपने घोड़ा चित्रों के लिए जाने जाते हैं। अगर बात करते हैं मकबूल फ़िदा हुसैन के बारे में और जानकारियाँ, तो मदर टेरेसा सीरीज इनकी एक प्रसिद्ध कृति है और इन्होंने डी देवला लीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की थी? तो इंदौर में। किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कटआउट पेंटर के रूप में आरंभ किया था? तो वह कौन थे? मकबूल फ़िदा हुसैन थे। भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? तो वह मकबूल फ़िदा हुसैन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मकबूल फ़िदा हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसको आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक माना जाता है? किसको आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए राम किंकर बैज, ऑप्शन बी प्रदोष दास गुप्ता, ऑप्शन सी सतीश गुजराल एंड लास्ट ऑप्शन डी गणेश पाइन। तो किस आधुनिक भारतीय मूर्तिकला को का जनक माना जाता है? कौन से कलाकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम किंकर बैज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राम किंकर बैज। अगर बात करते हैं राम किंकर बैज का जन्म कब हुआ था? तो 20 मई 1906 में। 20 में 1906 में इनका जन्म हुआ था। किसका? राम किंकर बैज का। राम किंकर बैज का जन्म कब हुआ था? 20 मई 1906 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल के बांकुरा शहर के जुग्गीपाड़ा कस्बे में। यानी पश्चिम बंगाल का एक शहर है बांकुरा, वहाँ के जुग्गीपाड़ा कस्बे में इनका जन्म हुआ था। अगर बात करते हैं राम किंकर बैज ने कला की शिक्षा किससे व किस कला संस्थान से प्राप्त की? तो इनके गुरु कौन थे? नंदलाल बोस के सानिध्य में इन्होंने शांति निकेतन से कला की शिक्षा ग्रहण किया था। राम किंकर बैज प्रसिद्धि किस रूप में है? इनका मूर्तिकार के रूप में है। लेकिन ये राम किंकर बैज प्रसिद्ध भारतीय थे, लेकिन ये मूर्तिकार के साथ साथ चित्रकारी भी करते थे, प्राध्यापक भी थे। इस सब मामले में इन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया था। अगर बात करते हैं किसको आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक माना जाता है, तो वह कौन है? राम किंकर बैज ही हैं। कौन है भाई? राम किंकर बैज हैं। अगर बात करते हैं राम किंकर बैज ने अपनी मूर्तियों को किस माध्यम से बनाया था? तो बालू हो गया, सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया तथा मिट्टी से इन्होंने अपनी मूर्तियों को बनाया था। अगर बात करते हैं राम किंकर बैज के ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म राम किंकर बैज शीर्षक से 1975 में किसने बनाई थी? तो ऋत्विक घटक ने। किसने बनाई थी? ऋत्विक घटक ने। राम किंकर बैज के मूर्ति शिल्पों पर किस कलावाद का प्रभाव दिखाई देता है? तो अभिव्यंजनावाद। अगर बात करते हैं राम किंकर बैज के मूर्ति शिल्पों पर किस कलावाद का प्रभाव दिखाई देता है? तो वह अभिव्यंजनावाद का दिखाई देता है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित सुप्रसिद्ध कागज पर टेम्परा चित्र इनकी फैमिन। फैमिन अकाल। फैमिन का मतलब होता है अकाल। फैमिन यानी अकाल। किसने चित्रित किया था? राम किंकर बैज ने। राष्ट्रीय आधुनिक कला राष्ट्रीय संग्रहालय में यह चित्र सुरक्षित है, जो कागज पर टेम्परा के माध्यम से बनाया था इन्होंने। तो 1938 ईस्वी में राम किंकर बैज द्वारा निर्मित संथाल परिवार वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? कला भवन शांति निकेतन के परिसर में। जो संथाल परिवार इन्होंने 427 सेंटीमीटर ऊंची प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण किया था इन्होंने। अगर इनके बारे में और कुछ जानकारी लेना चाहें, जैसे राम किंकर बैज द्वारा निर्मित संथाल परिवार की मूर्ति में निम्नलिखित में किस जानवर को दिखाया गया है? तो कुत्ता। संथाल परिवार में इनकी एक मूर्ति है संथाल परिवार, उसमें किस जानवर को दिखाया गया है? कुत्ता को। तो राम किंकर बैज से इतना कुछ बहुत इनफ है आपके एग्ज़ाम के लिए। आगे क्वेश्चन को चलते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं।
प्रदोष दास गुप्ता, ये भी एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन? प्रदोष दास गुप्ता। प्रदोष दास गुप्ता की मूर्ति कौन सी है? श्रृंगार। किस माध्यम में है? ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी कंक्रीट, ऑप्शन सी मिट्टी एंड लास्ट ऑप्शन डी बालू। तो प्रदोष दास गुप्ता की मूर्ति श्रृंगार किस माध्यम में है? तो वह है सीमेंट। किस माध्यम में बनाई गई है? सीमेंट में। अगर बात करते हैं प्रदोष दास गुप्ता के जन्म की, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1912 में। प्रदोष दास गुप्ता का जन्म कब हुआ था? 1912 में। कहाँ? ढाका में, जो वर्तमान में कहाँ है? बांग्लादेश में है। प्रदोष दास गुप्ता का जन्म कब हुआ था? 1912 में। कहाँ हुआ था? तो ढाका में। अगर बात करते हैं प्रदोष दास गुप्ता ने मूर्तिकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो ये आरंभ में लखनऊ में हिरण्यम राय चौधरी से, तत्पश्चात चेन्नई में देवी प्रसाद राय चौधरी के निर्देशक में इन्होंने मूर्तिकला की शिक्षा प्राप्त की थी। बंगाली स्कूल की रूढ़िबद्ध परंपरा के विरुद्ध किसने वर्ष 1943 में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की थी? यही थे प्रदोष दास गुप्ता, जिन्होंने 1943 ईस्वी में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की थी। आगे इनके बारे में बात किया जाए तो जैसे प्रदोष दास गुप्ता का विख्यात मूर्ति शिल्प दास्ता में या इन बॉन्डेज है, जो 1943 ईस्वी में कांस्य से बनाए थे, जिसकी लंबाई देखते हैं, ऊंचाई देखते हैं तो 63 गुणे 10 103 गुणे 64 है। लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई और हाइट हो गई। तो इनकी मूर्ति थी जो कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, दास्ता में या इन बॉन्डेज इसका नाम है, जो 1943 ईस्वी में राम किंकर बैज ने इसे प्रदोष दास गुप्ता ने इसे बनाया था। जी, ये कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अगर बात किया जाए प्रदोष दास गुप्ता ने अपने शिल्पों को अधिकांश किस माध्यम में बनाया था, तो इन्होंने कांसा से हो गया, प्रस्तर से हो गया और टेराकोटा से इन्होंने मूर्तियों का निर्माण किया था। प्रदोष दास गुप्ता के प्रमुख शिल्प जैसे देख लेते हैं, तो इनका प्रमुख शिल्प है जैसे हो गया मेरी प्रेरणा, माय इंस्पिरेशन या मेरी प्रेरणा, जब इन्होंने 1948 में कांस्य से बनाया था, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। माँ की गोद में, ये प्रमुख चित्र मूर्ति शिल्प है जो सीमेंट से बनाया था। जय हिंद हो गया, कंडोलेंस हो गया, मद्रास हो गया, मद्रास शोर बाजार, एक ब्राइड, ये सब क्या है? इनके प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय आधुनिक दृश्य चित्रण के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए राम किंकर बैज, ऑप्शन बी सतीश गुजराल, ऑप्शन सी विकास भट्टाचार्य एंड लास्ट ऑप्शन डी गोपाल घोष। तो भारतीय आधुनिक दृश्य चित्रण के जन्मदाता कौन हैं? तो यह हैं गोपाल घोष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गोपाल घोष। आइए इनके बारे में समझते हैं। पहली चीज़ तो इनका जन्म कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। गोपाल घोष का जन्म कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। अगर बात करते हैं गोपाल घोष ने वर्ष 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जयपुर से पेंटिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई में देवी प्रसाद राय चौधरी के निर्देशन में इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। अगर बात करते हैं गोपाल घोष भारत में आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता माने जाते हैं। गोपाल घोष आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। कौन? गोपाल घोष। कलकत्ता ग्रुप के बोहेमियन कलाकार थे गोपाल घोष। तो ये भारतीय आधुनिक दृश्य चित्रण के जन्मदाता गोपाल घोष को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन की बात करते हैं। हेमंत मिश्रा को कलकत्ता ग्रुप या कोलकाता ग्रुप के सदस्य चुने गए थे। हेमंत मिश्रा को कब कलकत्ता ग्रुप के सदस्य के रूप में चुना गया था? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1950 एंड लास्ट ऑप्शन डी 1955। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1950। अगर बात की जाए हेमंत मिश्रा के बारे में, तो हेमंत मिश्रा का जन्म कब हुआ था? 13 अक्टूबर 1917 में। हेमंत मिश्रा का जन्म कब हुआ था? 13 अक्टूबर 1917 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? शिवसागर, असम में। हेमंत मिश्रा का जन्म 13 अक्टूबर 1917 में शिवसागर, असम में इनका जन्म हुआ था। शिवसागर, असम में।
इनका जन्म हुआ था। अगर बात किया जाए हेमंत मिश्रा की कला पर किन यूरोपीय कलाकारों का प्रभाव था, तो डाली और अर्नेस्ट का। अगर बात करते हैं हेमंत मिश्रा के कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, जैसे इको ऑफ ए सॉन्ग, वर्ड्स ऑन फायर इनकी प्रमुख पुस्तक है। जैसे भारतीय चित्रकला, इन्होंने 1978 में लिखी थी। कौन सी है? भारतीय चित्रकला, जो इन्होंने 1978 में लिखी थी। रूपार अंतरत रूप, दिखो लुइट अरुसागर, ये सब क्या है? इनकी प्रमुख पुस्तक हैं जो महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किसकी कला पर तंत्र कला का सशक्त प्रभाव रहा? किसकी कला पर तंत्र कला का सशक्त प्रभाव रहा? ऑप्शन ए गोपाल घोष, ऑप्शन बी निरोध मजूमदार, ऑप्शन सी सतीश गुजराल एंड लास्ट ऑप्शन डी विनोद बिहारी मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी निरोध मजूमदार। अगर बात करते हैं निरोध मजूमदार का जन्म कब हुआ था? 11 मई 1916 में। 11 मई 1916 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। निरोध मजूमदार का जन्म कब हुआ था? 11 मई 1916 कलकत्ता में। अगर बात करते हैं प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार कमल कुमार मजूमदार के छोटे भाई कौन थे? निरोध मजूमदार। किसकी कला पर तंत्र कला का सशक्त प्रभाव दिखाई देता है? तो वह कौन है? निरोध मजूमदार। भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला पर प्रदर्शनी लगाने वाले कलाकार थे निरोध मजूमदार। भारत पर सबसे पहले तांत्रिक कला प्रदर्शनी लगाने वाले कलाकार थे निरोध मजूमदार। अगर बात करते हैं निरोध मजूमदार की छोटी बहन शानू लहरी की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो चित्रकार व कला शिक्षिका के रूप में। इनकी छोटी बहन कौन है? शानू लहरी, जो चित्रकार व कला शिक्षिका के रूप में जानी जाती हैं। भारत की सर्वप्रथम व प्रमुख महिला पब्लिक आर्टिस्ट थी शानू लहरी। अगर बात किया जाए विश्व की सबसे ऊंची सार्वजनिक कला जिसे हम पब्लिक आर्ट का उदाहरण है द स्पीयर ऑफ डबलिन या मॉन्यूमेंट ऑफ लाइट, किसने अपने चित्रों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था? वह कौन है? निरोध मजूमदार। ये इंपॉर्टेंट है कि किसने अपने चित्रों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था? वह कौन है? निरोध मजूमदार। प्रसिद्ध तैल चित्र नेताज घाट के चित्रकार हैं निरोध मजूमदार। कौन सा घाट? नेताज। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेताज घाट किसका है? निरोध मजूमदार। अगर बात किया जाए निरोध मजूमदार का प्रसिद्ध चित्र नेता का घाट या नेताज घाट 1957 में बनाया गया था कैनवास पर तैल रंग। कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। किस कलाकार ने आकृतियों के साथ चिन्हों व अक्षरों को अपने चित्रों में संयोजित किया था? वह कौन है? निरोध मजूमदार। तो ये गाइस थे टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके कलाकार से संबंधित हैं। उम्मीद करता हूँ सारे कलाकार के बारे में जितना पढ़े आज समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी लगी क्लास तो क्लास को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डेली हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे जो हमारे काम के लिए है, हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। हम उसी को पढ़ेंगे, फालतू नहीं पढ़ेंगे। तो टॉप 10 क्वेश्चन रहेंगे, साथ साथ एक्सप्लेनेशन रहेगा। एक्सप्लेनेशन आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।